पर्यावरण है सबसे अनमोल, नहीं है इसका कोई मोल। पर्यावरण का रखोगे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। नमस्कार, मैं आकृति डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण को हम कैसे स्वच्छ एवं संरक्षित रखें। और इस कार्यक्रम का आज मुख्य विषय है पर्यावरण की समस्या और उसके समाधान। और इस खास विषय में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारी आज की खास मेहमान मिसेज किरण कुमारी मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। जी नमस्कार। इस खास विषय में पर्यावरण और उसकी समस्या के संदर्भ में इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं पर्यावरण क्या है और पर्यावरण का महत्व क्या है। हम और हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, टेबल, चेयर, कैमरा, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन ये एक मानव निर्मित पर्यावरण है जिसे मनुष्य ने बनाया है। लेकिन जैसे नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण है। जितने भी पर्यावरण में जीवित अजीवित जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पर्यावरण का हिस्सा है और एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहते हैं। सभी बड़े बड़े विद्वानों ने पर्यावरण को अपनी अपनी भाषा में इसे परिभाषित किया है। किसी ने कहा है कि हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। किसी ने कहा कि जैविक और अजैविक वस्तुएं आपस में अंतःक्रिया करते हैं, ये पर्यावरण है। पर्यावरण को घातक पहुंचाने वाले विभिन्न कारक के बारे में आप बताएं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा। संसाधन के इस्तेमाल के लिए मनुष्यों ने संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिससे कि प्रदूषण की समस्याएं बढ़नी शुरू हुई। जैसे कि सब मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें आवास की आवश्यकता महसूस हुई। आवास के लिए पेड़ काटे गए, फर्नीचर के लिए पेड़ काटे गए, जिससे कि वनों पर दबाव बढ़ा। वन कम होने लगे, वन कम हुए जिससे कि CO2 की मात्रा बढ़ी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या शुरू हुई। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने लगे, जलधाराएं जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई और वैश्विक रूप से कई तरह की समस्याएं का उत्पन्न हुई। बाढ़ और सुखाड़ की समस्या शुरू हुई। पेड़ों के कटने के कारण मिट्टी का क्षरण शुरू हुआ, जिससे कि बाढ़ की समस्याएं जो है ज़्यादा भयंकर होने लगी। पेड़ पौधे जो है जल चक्र का भी एक हिस्सा है, तो इससे क्या है कि वर्षा भी प्रभावित हुई, जिससे कारण जो है सूखा की समस्या हुई। तो ओवरऑल देखा जाए तो जनसंख्या जो है एक सबसे बड़ा कारक रहा पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के। इस जनसंख्या के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों ने प्लास्टिक, केमिकल, कई तरह की चीज़ें संसाधन के रूप में निकालने शुरू किए, जिससे भी समस्याएं हुई। कोल माइनिंग शुरू हुआ, जिससे कि प्रदूषण की समस्या बढ़ी। कोल माइनिंग जहाँ हो रहा है वहाँ पर जुड़ी समस्याएं शुरू हुई। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी सहूलियत के लिए वाहन बनाए, फ्लाइट्स बनाए, तरह तरह के यंत्र बनाए, जिससे शोर उत्पन्न हुआ, ध्वनि प्रदूषण भी हुई, वायु प्रदूषण भी हुआ। और हमने फ्रिज, AC, कई तरह की चीज़ें अपने आवश्यकता के लिए बनाई, जिससे कि कई तरह के गैसेज निकलते हैं, जिससे ओजोन क्षरण भी शुरू हुआ। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के कई कारक रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण रहा, वायु प्रदूषण रहा, प्लास्टिक का हमने यूज किया, जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण आज सबसे बड़ी एक समस्या बनकर के उभरी है। तो ये बहुत सारे कारक रहे जिसका सबसे मुख्य कारण जनसंख्या ही है। और हम ये जनसंख्या को दोषी नहीं मान रहे हैं कि जनसंख्या ही एक कारण है, लेकिन हमें विकास का विरोध नहीं करना है, अंधे विकास का विरोध करना है। पर्यावरण के इस समस्या से हमें समाधान कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है जनसंख्या है, तो जनसंख्या पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सरकारें जो है अपने स्तर से इस पर काम कर रही है। आम लोगों में भी जागरूकता की ज़रूरत है।
दूसरा, जनसंख्या के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, इसलिए पेड़ जो लगाना सबसे आवश्यक है, पेड़ों का संरक्षण आवश्यक है। अब पेड़ों का संरक्षण की बात होती है तो हम ये कहने लगते हैं कि सड़क बनाना है, पेड़ अगर हम नहीं काटेंगे तो विकास रुक जाएगा। घर बनाना है, अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो विकास रुक जाएगा। हमें इंडस्ट्री लगानी है, पेड़ नहीं काटेंगे तो विकास रुक जाएगा। तो इस क्षेत्र में मेरा कहना ये है कि हमें विकास का विरोधी नहीं बनना है, लेकिन अंधे विकास का विरोध हम करेंगे। अंधे विकास का हमें विरोध करना है। पेड़ जो है, पेड़ों को बचाने के लिए हम चयनात्मक कटाई करें। चयनात्मक कटाई हो गया कि जो पेड़ सूख रहे हैं, जिन पेड़ों की डाली सूख रही है, या जो पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें काटना है, उन्हीं की कटाई करें, सभी पेड़ों की कटाई ना करें। दूसरी है शेल्टर कटिंग। शेल्टर कटिंग में हुआ कि हम पेड़ जितने काट रहे हैं उतने पेड़ हम लगाएं भी। उसको पेड़ शेल्टर कटिंग में पेड़ों को कई पार्ट में बांट दिया जाता है, अलग अलग तरह से प्लांटिंग की जाती है, जिसमें जो पेड़ बड़े हो जाते हैं, जो काटने लायक होते हैं, उन्हें काटा जाता है, फिर वहाँ पेड़ों की रोपाई कर दी जाती है। तो इस तरह से हम पेड़ों को बचाएंगे। फिर जो खाली जगह बचे हुए हैं, जहाँ पर सड़क के किनारे हो गए, हमारे घर के आसपास, वहाँ हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ जो है पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण जो है सोर्स है। पर्यावरण बचाना है तो पेड़ बचाने से आपको जैव विविधता का संरक्षण होता है, मिट्टी का संरक्षण होता है, जल चक्र जो है बाधित नहीं होती है, ऑक्सीजन की हमें मिलते रहता है। तो पेड़ बचाना, पर्यावरण संरक्षण का, ये मैं नहीं कह रही कि पर्यावरण का सिर्फ पेड़ बचाना से ही पर्यावरण का संरक्षण होगा, लेकिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पेड़ को बचाना। तो इस तरह से पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाए। अपने जीवन में जो है, अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ लगाए जिनका हम खुद भी स्वस्थ रह सके और पर्यावरण भी स्वस्थ रह सके। फिर दूसरी चीज़ें आ गई प्लास्टिक पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कारक रहा है पर्यावरण प्रदूषण का, क्योंकि प्लास्टिक जो है हजारों साल तक जो है धरती पे रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। और प्लास्टिक जो है जब हमारे खेतों में जाता है तो फसल नहीं उगने देता है। जब हमारे आसपास प्लास्टिक पड़ा होता है तो उससे भी जो है कई तरह की समस्याएं शुरू होती है। पानी उसमें जमा होता है, पानी जमा होने से उसमें मच्छरों की समस्या शुरू होती है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सिर्फ हम वन टाइम यूज करते हैं, उसके बाद वो वेस्ट बन जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए बेशक कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून का पालन करना हम लोगों के जिम्मे आता है। तो हम जनता के बीच उसके लिए अवेयरनेस चाहिए कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। अगर हम बाजार जाते हैं तो अपना थैला लेकर के जाएं, सब्जियां थैले में भर के लाएं। घर में भी जितना हो सके, जितना संभव हो, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। हम स्पून प्लास्टिक का यूज करते हैं, स्ट्रॉ प्लास्टिक का यूज करते हैं, कम से कम उसका जितना संभव हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के लिए, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए आम लोगों में अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। फिर दूसरा चीज़ें हो गई, तीसरी बात आ गई कि वायु प्रदूषण। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वायु प्रदूषण। हम जाते हैं जू में वॉक करने, अपने स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, बेशक कि हम वॉक करने जा रहे हैं, अपना हेल्थ ठीक करेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे, लेकिन उस खुली हवा में सांस लेने से पहले हम अपनी गाड़ियों से जाते हैं और वहाँ हम हवा को प्रदूषित कर देते हैं और फिर हम उसी को सांस ले रहे हैं। तो वायु प्रदूषण के लिए अगर हम कोशिश करें, बेशक ज़िंदगी आजकल काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इस चीज़ों को, गाड़ी को, यातायात, वाहन, ये सबको हम कम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, लेकिन इसका कम से कम इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को संरक्षित रह सकते हैं, अपने विकास को जो है सतत पोषणीय विकास बना सकते हैं। वॉक करने अगर हम जा रहे हैं तो साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, जिससे कि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे और पॉल्यूशन भी कम से कम होगा। दूसरी चीज़ें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि किसी एक व्यक्ति के लिए जितना
पॉल्यूशन होता है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो कई लोग एक साथ जाते हैं और पॉल्यूशन की मात्रा जो है कम हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ आ गई, चौथी बात आ गई ध्वनि प्रदूषण। तो पटना में ये सबसे बड़ी समस्या है कि जाम लगी हुई है, लोग खड़े हैं, फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं। आसपास हॉस्पिटल है, लोग हॉस्पिटल में परेशान हैं, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है। इन समस्याओं से सारे लोग जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी की फिक्र नहीं है। हम बेवजह के ध्वनि करते रहते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते रहते हैं। तो ये हमारे बीच अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम कम से कम हॉर्न का यूज करें। जल प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि हमारी जो गंगा नदी है, इसे ही अगर हम देख ले तो आज से 10 साल 20 साल पहले ही देखें तो कितना साफ सुथरी अच्छी गंगा बहती थी, जो कि आज प्रदूषित हो गई है। गंगा का पानी अगर हम अपने हाथों में ले करके देखें तो गंगा का पानी काला हो गया है। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे हम अपने दैनिक जीवन से कैसे दूर करें? मैम, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। प्लास्टिक बेशक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है और इसे निकाल कर फेंकना हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इसको अपने जीवन से अलग करें प्लास्टिक को। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक जो है सालों साल तक पर्यावरण में रहता है, कभी सड़ता नहीं है और इसका सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन करता है। वन टाइम यूज होता है और लाइफ टाइम ये पोल्यूशन हजारों हजारों साल तक करते रहता है। तो इससे हम अपने जीवन से पूरी तरह से अलग ना कर पा रहे हैं बेशक, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हमें करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सब्जियां लेने जा रहे हैं तो हम थैला लेकर के जा सकते हैं। जो पॉलीथीन है इसको तो एटलीस्ट हम अपने जीवन से दूर कर ही सकते हैं। थैला अपने पास रखें। पर्यावरण के प्रति अगर हम इतने सजग रहें, और पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहना है, मेरा कहना है कि हम पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं। पर्यावरण, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी रहा है। वो पर्यावरण का इस्तेमाल किया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। आज मनुष्य के ही जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए मनुष्य चिंतित है। तो प्लास्टिक को अगर हम अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, तो ये नहीं सोचिए कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं। हम थैला लेकर के जाएं। घर में जैसे प्लास्टिक के चम्मच हो गए, छुरी चाकू हो गए, स्ट्रॉ हो गए, तो इसको हम कम से कम इस्तेमाल करें। और भी प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसको हम कम से कम खरीदें। जितना हो सके बम्बू से बने चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुछ सरकारी स्तर पर भी जो इस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे बम्बू से काफ़ी फोक वगैरह, चम्मच, कैरी बैग वगैरह बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। तो इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। आम जनता को भी ज़रूरत है और सरकार को भी ज़रूरत है। सबको मिलजुल करके इस पर काम करने की ज़रूरत। जैसा कि मैम हम जानते हैं, हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं शुरू से ही पर्यावरण के अनुकूल रही। तो इस संदर्भ में मैम आप हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताएं और उस पर प्रकाश डालें। जी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पारंपरिक भारतीय परंपरा समाज जो रहा है पर्यावरण का दुश्मन नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्यावरण के साथ मिल करके रहता था। और ये सिर्फ भारतीय परंपराएं ही नहीं, इतिहास के क्रम में सबसे पहला जो स्टेज रहा वो ऐसा ही रहा। मनुष्य जो है, पहले विचारधारा थी कि मनुष्य जो है पर्यावरण का एक हिस्सा है और पर्यावरण के साथ मिल करके रहता है। उसका मनुष्य और पर्यावरण के बीच अनाश्रय संबंध है। लेकिन समय के साथ ये विचारधारा बदली। जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। उन्होंने एक विचारधारा दे दी कि नहीं, पर्यावरण में हम चेंजेज कर सकते हैं, पर्यावरण को हमें अपने अनुसार ढालना है। और तब से ये कहानी शुरू हुई कि मनुष्य ने पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, जिससे कि समस्याएं बढ़ी। और मनुष्य ने समय के साथ अपने सहूलियत का ध्यान रखा, अपने हेल्थ सेक्टर में प्रगति की, तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे कि हमने
जैसे कि कपड़े जो है पॉलिस्टर वगैरह, नायलॉन वगैरह के कपड़े तैयार करने लगे। तो हमने उसमें चेंजेज कर लिया। जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिल रहा था कॉटन के वस्त्र, उसे हम ना पहन करके बाकी वस्त्र तैयार करने लगे, जिससे कि पर्यावरण पॉल्यूशन हुआ। हम जो पहले मिट्टी के बर्तन में खाना बनते थे, उसको हमने चेंज करके स्टील बनाए, कई तरह की चीज़ें बनाए, तो पर्यावरण में काफ़ी चेंजेज हुआ। प्राचीन भारतीय परंपराएं पर्यावरण के अनुकूल थी, तो इस संदर्भ में मैम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन से हम पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा मिले। तो मैम इस विषय में और उस वृक्ष के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। प्राचीन भारतीय परंपराएं जो हैं पर्यावरण के अनुकूल रही। हमारे परंपरा में नीम, तुलसी, पीपल की, वट वृक्ष की पूजा की जाती रही है, जिससे पर्यावरण का स्वतः ही संरक्षण होते रहा है। और आज बेशक हमने काफ़ी प्रगति कर ली है और समय के साथ अब हम पेड़ पौधों से काफ़ी दूर हो चुके हैं। आज हम जिस घरों में रहते हैं वहाँ आसपास ये पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस प्राचीन भारतीय परंपरा के साथ भी आज भी अगर हम जीना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे जिया जा सकता है। जैसे कि पर्यावरण का काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, हम अलग अलग घर बना रहे हैं, छोटे छोटे स्पेस में बना रहे हैं जहाँ इन पेड़ पौधों को लगाना मुश्किल हो रहा है। तो हम एक सामूहिक कल्चर का विकास करें, जहाँ पे घर अलग अलग ना बना करके 2-4 लोग मिल करके हम एक साथ घर बनाएं, कुछ स्पेस रखें जहाँ पर हम इन पेड़ पौधों को लगाएं, इनका संरक्षण करें और आज भी उन परंपराओं को हम जीवित रख सकते हैं। एक पेड़ों का एक आवरण बना करके हम एक रक्षा कवच बना सकते हैं, जिससे कि प्राचीन परंपराओं का संरक्षण भी हो जाएगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें विशेष तौर पर कि जो नीम, तुलसी, पीपल, ये सारे वृक्ष रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे एक पीपल जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, जिसको हमने एक धर्म से भी जोड़ा है कि हाँ उसकी हम पूजा करेंगे, जिससे लोग काटेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पेड़ों का धर्म से जोड़ना, पूजा करना कहीं ना कहीं संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। हमारे जो पूर्वज रहे, भारतीय प्राचीन परंपरा रही, वो इसके महत्व को समझती थी, तभी जा कर के इन पेड़ों को पूजा अर्चना से जोड़ करके इनका संरक्षण की। तो इस तरह से हमारी प्राचीन परंपराएं जो है कभी भी पर्यावरण विरोधी नहीं रही। हम एक नवीन जीवन समय में जी रहे हैं जहाँ धीरे धीरे हम लोग कट गए, लेकिन इससे हम आज भी जीवित रख सकते हैं। अपने घर के आसपास इन पेड़ पौधों को लगाएं, न कि इससे हमें पर्यावरण का सुरक्षा नहीं करना है, हमें खुद की सुरक्षा करना है। हम एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। जैसे पेड़ पौधों के कारण हमारा जीवन जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल से नहीं, उसको अगर हम देखें तो हमारा स्वास्थ्य जो है, डेली स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हमें शुद्ध हवा नहीं मिलने की वजह से कई तरह का हार्ट अटैक, मानसिक समस्याएं शुरू होती है। इन सारे समस्याओं से भी हम निजात पा सकते हैं। यूँ तो हमारी सरकार पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम पे कई सारे पहल कर रहे हैं, पर चूक कहाँ हो रही है जो पर्यावरण का नुकसान काफ़ी हद तक हो रहा है। तो मैम हम चाहते हैं कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। जी हाँ, बेशक सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तब से लेकर के अब तक वैश्विक स्तर पर और हमारे देश में भी कई तरह के प्रयास किए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, कई तरह के नियम बनाए गए पर्यावरण का कैसे संरक्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हमें नियम कानून नहीं बनाने हैं, उसका पालन करना, ये सबसे बड़ी बात है।
नियम तो बना दिए गए, लेकिन उस नियम का पालन जो है अपने हिसाब से किया जा रहा है। जब ज़रूरत होती है तो हम उस नियम को बदल देते हैं, जब ज़रूरत होती है तो बना लेते हैं, या फिर नियम बने हुए हैं उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो, और पालन इसलिए ना हो कि हमें कानून बना है इसलिए पालन करना है। पालन इसलिए हो कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, विकास विरोधी भी नहीं बनना है, लेकिन अंधा विकास भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ें है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कानून के दायरे में नहीं आया है। हालांकि मेरा मानना है कि कानून बनाने से पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है पालन करना उसका, और उसे न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि आम लोगों के स्तर पर भी किया जाना चाहिए। तो मैम, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। तो आपका पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त की है। तो मैम, हम चाहते हैं कि आप हमारे आज के युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो ज़रूर दें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी, आपने मुझे यहाँ पर बुला करके और अपनी बातों को साझा करने का एक मौका दिया। मैं बचपन से ही पेड़ों को लेकर के काम की हूँ। जब 2005-06 में जब शीशम के पेड़ सूख रहे थे, तब मैं शीशम के पेड़ों की एक दवा तैयार की थी, नीम, कैरोसिन तेल और कार्बोफ्यूरान से। कार्बोफ्यूरान को आम भाषा में फेराडाउन भी कहा जाता है। हालांकि उसके बिना भी हम ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ml नीम तेल और 50 ml केरोसिन तेल को अगर 10 लीटर पानी में मिलाकर 4-5 बाल्टी या उसको 40-50 लीटर अगर हम डालते हैं तो शीशम के पेड़ जो ऊपर से सूखना शुरू होता है ये ठीक हो जाता है। दरअसल ये शीशम का पेड़ों में ये जो बीमारी है एक तरह के फंगस के कारण लगती है, जो कि ये दवा डालने से ठीक हो जाती है। आम के पेड़ों में भी कई लोगों ने इसके डाला है और इससे ठीक हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने इस छोटे से प्रयोग को सबके सामने कहने का मौका दिया। और रहा बात युवा पीढ़ी के लिए, तो सिर्फ युवा पीढ़ी और बिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें, और पर्यावरण का संरक्षण ये सोच के करें कि हम अपना संरक्षण कर रहे हैं। पेड़ों से जो शुद्ध हवा मिल रही है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है कम हो रहा है, कहीं ना कहीं इन सब पेड़ लगाने से, पर्यावरण का संरक्षण करने से हम अपना संरक्षण कर रहे हैं। जीवन को, आने वाली पीढ़ी को एक नया शुद्ध और अच्छा पर्यावरण देंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम पैसे जमा करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। अगर हम इतनी चिंता करते हैं तो क्यों ना हम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य की चिंता करें, पर्यावरण बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी जानकारियाँ साझा की और हमें हमारे पर्यावरण के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताईं। धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जीवन संभव है, और पर्यावरण प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जो पृथ्वी पर हमें जीवन को पोषित करने में हमारी मदद करता है। और आज वही पर्यावरण काफ़ी संकट में है, और इस संकट का कारण हम इंसान स्वयं हैं। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।